बिग बॉस 16 की आज के एपिसोड से अर्चना की क्रेजी और इंटरटेनिंग और अतरंगी भाई गुलशन का विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और इंटरटेनिंग एंड क्रेजी एंड नेक्स्ट लेवल के बैजू बाबरा इकबाल साहब देखने को मिल गए, जो कि सुम्बुल के आई थिंक बड़े कक्का हैं और वो भी अर्चना के भाई की तरह मल्टी टैलेंटेड है। गाने गा रहे हैं, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, वो सृजिता की प्लेट से हलवा खा रहे हैं। वहीं सिमी गिरेवाल भी आ चुकी है। मतलब मूवर्स एंड शेकर्स के बाद शेखर सुमन को यहाँ पर वापस से कमबैक या फिर ये कहें रीलॉन्च कर दिया बिग बॉस ने। उसी तरीके से सिमी ग्रेवाल को, जो कि आई थिंक 90s में एक शो लेकर के आया करती थी, उन्हें भी यहाँ पर पुनर्वापसी यानी एक कमबैक का मौका दे दिया है। ये जो भी कुछ हुआ है ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। फिलहाल आज जो हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, सौंदर्य की मम्मी भी आएंगी कल, उनके बारे में भी बात कर लेंगे कल ही। फिलहाल आज जो हुआ उस पर डिस्कस कर बे डीएसके, टाइम वेस्ट मत कर। हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो बिग बॉस 16 के आज के एपिसोड में शिव, मनोहर राव, उत्तम राव, जिंगू जी, गन्नू जी ठाकरे वापस से घर का कप्तान बन गया, वो भी रिकॉर्ड 4th टाइम। तो अगर हम ये कहें कि चौथी बार शालीन प्रियंका कैप्टन बनने से रह गए, या ये कहें कि चौथी बार ये अर्चना या सौंदर्या कैप्टन बनने से रह गए, स्पेशली अर्चना जिस तरह से वो क्रिप करती रहती है। अर्चना का हम हर बार देखते हैं, वो जब क्या हार जाती है तो वो बौखला जाती है, लेकिन यही अर्चना है जो अक्सर मंडली करती रहती है। ये कहती रहती है कि सब झुंड में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो झुंड से अर्चना ये क्यों एक्सपेक्ट करती है कि ये मंडली या झुंड वाले अर्चना को फेवर करेंगे? अर्चना को जब जब मौका मिलता है वो अपने दोस्त यानी सौंदर्य को ही सपोर्ट करती है, या फिर जिस झंडली की वो सदस्य थी वो हर बार उस झंडली के लिए ही खेला करती थी। तो अर्चना करे तो सही, शिव करे तो वो गलत। हालांकि इस बात का जवाब तो शिव भी वहां पर दे देता है कि अगर सौंदर्य आपकी फ्रेंड है, वैसी साजिद जी मेरे फ्रेंड हैं, इसलिए मेरी मर्जी, मैं अपने फ्रेंड को बचाऊं, आपको निकालूं, मैं तो खेलूंगा। तो शिव ने यहां पर तो काफी करारा जवाब दिया। अब यहां पर एक तरफ शिव ठाकरे कैप्टन बनता है, उसके बाद न सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर भी लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक बंदा बैक टू बैक यार चौथी बार कैप्टन कैसे बन सकता है। और यहां पर क्या है ना कि अब कोई चीटिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि शिव ने जो कैप्टनसी जीती है वो मेरिट पर जीती है बे। वो KGF 3 का डायलॉग है ना, मेरिट पर आए बे। अब एक तरफ हम यह देखते हैं कि शिव जो है वो कैप्टनसी टास्क जीत जाता है। अर्चना के गुर्दे वैसे ही छिले पड़े हैं, क्योंकि साजिद को बाहर क्यों नहीं करा, साजिद तो खेलना ही नहीं चाहता। भाई ये कॉल लेना तो शिव की मर्जी है, उसने अपने हिसाब से कॉल लिया। अंदर अर्चना, बाहर उसके फैंस, बाहर जग्गा के फैंस भी मतलब अलग अलग तरह से RR खेलना शुरू कर चुके हैं। RR का मतलब आगे वाला आर तो मैं बोलूंगा नहीं, पीछे वाला आर मतलब रोना शुरू कर चुके हैं वो। लेकिन ना तो अर्चना खुद के अंदर देखती है कि कहां वो स्टैंड करती है, ना ही जग्गा और ना ही उसके बाहर के फैंस। ये लोग क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो इन दोनों को, अर्चना को और प्रियंका को स्ट्रॉन्ग बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। भाई बोलकर सिर्फ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, आपको अपने एक्शन से साबित करना पड़ता है। जिस तरीके से हर राउंड में शिव के जो वो मुर्गी के दाने जो फेंके जा रहे थे, वहां पर हर राउंड में शिव जो इकट्ठे कर रहा था, वो कॉइन्स कहिए, दाने कहिए, जो भी कहिए, वो पहले राउंड से और ज्यादा बढ़ाता जा रहा था। आई थिंक आखिरी राउंड जहां पर वो जीता, शिव के पास कितने थे, 64 समथिंग, शालीन के पास थे 54 समथिंग। तो यहां पर एक चीज निकल के आती है कि शिव ने हर राउंड में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दिया। साथ ही साथ उसने यहां पर शालीन और प्रियंका को भी मौका दिया कि भैया आप मेरे से बेहतर कर लो, मेरे से बेहतर कर लो तो जीत जाओ। जैसे कि शिव की आई ने बोला था कि शालीन को कैप्टन बनने दे, उसने एक फेयर मौका दिया। एक फेयर मौका तो इसने शिव ने प्रियंका को भी दिया था। उसे आई थिंक 3rd राउंड तक वो लेकर के आता, वो चाहता था पहले राउंड में बाहर कर देता, बट उसने मौका दिया कि ये लड़की जो बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या वो टास्क में कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाई ना। आई थिंक शालीन के 56 थे और इसके जग्गा के कितने, 54 या ऐसे ही कुछ थे। मतलब वो तीसरे नंबर पर थी। ये है सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स, ये हैं सो कॉल्ड महान महिलाएं, ये हैं सो कॉल्ड टास्क क्वींस, ये हैं सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग महिला, ये हैं सो कॉल्ड चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। अरे चीरना फाड़ना है तो टास्क में फाड़ के दिखाओ ना। नहीं, टास्क पल्ले पड़ेगी नहीं, फिर ऐसी नल्लियों को टास्क क्वीन बोला जाएगा, TRP क्वीन मतलब शेरनी। अरे भाई साहब, लपट झंडिस लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिल जाते हैं। खैर यहाँ घर के अंदर ये जो कैप्टनसी टास्क रहती है, शिव जीत जाता है और प्रचंड बहुमत से वो घर का कप्तान रिकॉर्ड 4थी बार बन जाता है।
यहाँ पर अर्चना के साजिद के आर्ग्यूमेंट वगैरह चलते रहते हैं और ये अर्चना का भाई, हालांकि वो आया था स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करके, हमें उम्मीद थी कि वो टास्क में थोड़ा सा फाड़ू प्रदर्शन करेगा, लेकिन नहीं। आई थिंक अर्चना के भाई का सिर्फ एकमात्र मिशन था कि उसे नेशनल टीवी पर आना है और खुद की जो क्रेजी या एंटरटेनिंग साइड है ना वो दुनिया को दिखानी है, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुआ है। हालांकि वो थोड़ा सा जज्बा, जुनून और डेडिकेशन टास्क में दिखाता और ज्यादा वो दाने कहिए या फिर जो भी वहां से फेंका जा रहा था वो ज्यादा इकट्ठे करता, अर्चना का नंबर लग सकता था। तो यहाँ पर एक ही चीज निकल के आती है इस टास्क की अगर हम बात करें तो, वापस से अर्चना प्रियंका अपनी कमियां नहीं देखेंगे, इनके फैंस इनकी कमियां नहीं देखेंगे, सिर्फ इनकी बड़ी बड़ी बातों के आधार पर अरे वो स्ट्रांग है, शिव ने ये किया वो किया। इनके पास इक्वल मौका था, अर्चना के पास, प्रियंका के पास, मौके पर चौका वो लोग नहीं मार पाए। खैर यहाँ पर मौके पर चौका मारने की कोशिश करते हैं निम्रत के पप्पा, जो कि निम्रत को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तो गनीमत है कि निम्रत ने यहाँ पर बात ही बात में डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ वाला एक कार्ड नहीं खेल लिया, लेकिन जो उसकी बातें थी ना कि आप जैसे पेरेंट्स, मतलब अगर मैं 10 चीजें करूंगी ना आप उसे अप्रिशिएट नहीं करोगे, लेकिन आप मेरी एक कमी को हाईलाइट कर दोगे। निम्रत के पापा का अपनी जगह कहना सही था। कोई भी पेरेंट्स आता ना वो अपने बच्चे को यही समझाते कि भाई तू अकेला खेल, थोड़ा आगे बढ़, लेकिन क्या निम्रत के पापा को या फिर अर्चना के फैंस जो अक्सर कहते रहते हैं अकेले खेलो, झुंड में तो सुअर आता है, शेर अकेला आता है, क्या ये कॉन्सेप्ट वैसा है? अक्सर सलमान खान भी कहते हैं कि भाई जो अकेला खेला वो जीता, लेकिन क्या हकीकत है ऐसी? बिग बॉस 8 में गौतम गुलाटी जीता था, क्या वो अकेला था? P3 गैंग, और वो भी वहां पर पुनीत को पुंज सर बोला करता था। गौहर जो कि यहाँ मंडली मंडली करती फिर रही है, उसका भी तो एक ग्रुप था ना, उसमें एंडी कहिए या फिर वो कुशल कहिए और भी 2-4 लोग थे उसके टाइम पर, या पिछले सीजन में आप देख लीजिए फेकस भी कौन सी अकेली खेली थी वो। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि घर के अंदर आपको अलायंस बनाने पड़ते हैं। जिस तरह से आप अर्चना को देख रहे हैं, वो कहती कि अकेली है, फिर बाद में रोने लगती है कि कोई उसके लिए हाथ नहीं उठाता। देखिए बिग बॉस हमेशा से एक ऐसा शो रहा है जहां पर आपको अलायंस की जरूरत पड़ती है। अलायंस में कहिए या फिर ग्रुप में कहिए या फिर झुंड में, वहां रहकर भी आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी या फिर थॉट प्रोसेस दिखा सकते हैं। लेकिन अर्चना, जिसको चित भी अपनी चाहिए, पट भी अपनी चाहिए, अर्चना को जब जरूरत पड़ती है मिशन दूल्हा के लिए तो वो अलायंस करने से पीछे नहीं हटती है। लेकिन यही अर्चना जिसने कोई दोस्त नहीं बनाए सिर्फ सौंदर्या को छोड़ करके, वो ये उम्मीद करती है कि कैप्टनसी टास्क हो तो सारे मंडली वाले अर्चना का सपोर्ट करें। क्यों भैया, वहां पर आपको झुंड की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो अकेली हो ना। मतलब दोनों हाथों में लड्डू वाला जो खेल खेल रही है ना अर्चना, ये काफी घटिया खेल है। यहाँ एक दिन पहले वो काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर MC स्टैन की माँ से वापस से वो मतलब बहस नहीं कर रही थी, लेकिन अपना बात या फिर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। वो भी तब जबकि सलमान खान ने सारी चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी, इसके बावजूद ये अर्चना खुद को ही सही साबित करने में लगी। खैर हम बात कर रहे थे निम्रत और उसके पप्पा की, तो यहाँ पर निम्रत के पप्पा का जो ओपिनियन था वो एक पेरेंट के नाते सही था, लेकिन क्या निम्रत उस पोजीशन में है जहां पर वो अकेली खेल पाए या फिर खुद की एक आइडेंटिटी खुल करके वो दिखा सके? निम्रत को आप देखें ना, स्टार्ट में जब वो आई कैप्टन बन गई, खैरात में कैप्टनसी मिल गई, लेकिन उस चीज को भी निम्रत ने क्या जस्टिफाई कर दिया था, भाई वो सबसे पहले आई थी तो उसने अर्न की थी। तो यहां पर जिस तरीके से निम्रत के पापा जी का एक स्टेटमेंट था कि बेटा वो पुश करेंगे तो जस्टिफिकेशन कैसे होगा, जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो क्या जैसे ही निम्रत आई थी आते से ही कैप्टनसी मिल गई, उसका जस्टिफिकेशन किसी ने नहीं दिया। ये निम्रत बोलती कि वो पहले आई थी तो पहले पा गई। तो यहाँ पर जिस तरह से निम्रत के पापा का स्टेटमेंट था ना, उससे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और इस सीजन के स्टार्ट में ही मैंने निम्मो को मेरी फेवरेट निम्मो बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि कलर फेसेस जीतते आ रहे हैं और एक कलर फेस को पकड़ लो, मतलब ये सार्काज़म है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। निम्रत को मैं अच्छा खासा बैश करता रहता हूँ। यहाँ पर निम्रत के पापा ने जो स्टेटमेंट दिया उससे पोल पट्टी खुल चुकी है कि इनकी सेटिंग हो रखी है, और निम्रत के पापा यहाँ पर यही बोलने आए थे कि बेटा तू कुछ ऐसा कर ताकि मेकर जो पुश कर रहे हैं ना तुझे, अब मेकर्स कैसे निम्रत को पुश कर रहे हैं आपको सब दिख रहा है। कभी ये गौतम और सौंदर्य के बीच में स्टेपनी बन के घूमती रही, वहां कुछ नहीं मिला तो शाली टीना के बीच में झूलती रही, वहां कुछ नहीं मिला तो यार शिव के कंधे पर आकर के बैठ गई, और शिव के कंधे पर ये ऐसे बैठी हैं कि अब तक शिव का ये पीछा नहीं छोड़ रही। और शिव जो कि अब्दू, MC और साजिद, ये 4 लोग ही थे शिव को मिला करके। धीरे धीरे इनका कुनबा बड़ा होता गया, वहां पर सुम्बुल भी आ गई और ये निम्रत भी आ गई, और निम्रत ऐसी आई है, सुम्बुल भी ऐसी आई है कि अब ये इस मंडली को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से निम्रत के पापा समझा रहे थे निम्रत को, निम्रत जाए कहां, आप निम्रत की सिचुएशन समझिए ना, वो अब खेल के मतलब
लास्ट मंथ में एकदम अकेली दिखेगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, मौका परस्त है, जब तक जरूरत पड़ी वो शिव के सहारे आगे बढ़ी और जैसे ही उसके पापा ने हिंट दी उसने तो अपना मतलब साइड बदल लिया। मतलब निम्रत का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। निम्रत के पापा को इस हिसाब से सोचना चाहिए था। निम्रत के पापा जी काफी सेंसिबल है, मैं रिस्पेक्ट के साथ ही बात कर रहा हूं। एक पेरेंट्स के नाते उनका ओपिनियन मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट अंडरस्टैंड करें आप निम्रत की सिचुएशन या पोजीशन कि वहां जो उस परिस्थिति में वो फंसी पड़ी है वो एकदम से मंडली को नहीं छोड़ सकती। और जैसे निम्रत के पापा अर्चना से बात कर रहे थे कि आप सौंदर्य और निम्रत मिल जाओ, क्या उखाड़ लोगे भाई 3 लोग मिल करके? 3 उधर भी तो हैं, शालीन, टीना, ये जग्गा और चौथी सृजिता। न 3 में न 13 में क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने। हर बार मंडली वाले ही टास्क जीतते हैं और यहाँ पर भी इसने साजिद ने कहा था ना इसके निम्रत के पापा को कि आपने देखा एक बार फिर से मंडली जीत गई। मंडली वाले क्यों जीत रहे हैं इसके कई सारे रीजंस हैं, उन चीजों को कोई समझना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वहां पर शिव ठाकरे जो कि टास्क को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करता है, प्लानिंग पहले कर लेता है, बाद में एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं ये जो दूसरे लोग हैं ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अर्चना कहिए या ये प्रियंका, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। अगर बोलने की कंपटीशन होगी ना तो वहां अर्चना और प्रियंका आराम से जीत जाएंगे। ये तो गनीमत है कि इस बार अब्दू था, इस वजह से बहुत ज्यादा फिजिकल टास्क हुए नहीं है। इनफैक्ट सुल्तानी अखाड़ा जो कि हर सीजन में होता है, इस सीजन में सुल्तानी अखाड़े के दर्शन तक नहीं हुए। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि मेकर्स फिजिकल टास्क से कितनी जबरदस्त तरीके से कन्नी काट रहे हैं। टास्क तो छोड़ो, उन्होंने सुल्तानी अखाड़ा तक नहीं रखा है इस सीजन में। तो अब यही समझ जाइए क्योंकि बिग बॉस खेल रहे हैं ना भाई, और बिग बॉस सिर्फ माइंड से खेल रहे हैं। तो माइंड गेम कहिए, साइकोलॉजिकल गेम कहिए या फिर लॉयल्टी ओरिएंटेड टास्क या फिर ऐसे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये इस सीजन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और हाईलाइट है। और इन सारी चीजों के लिए आपको अलायंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर फिजिकल टास्क ऐसे हो नहीं पा रहे हैं जहां पर एक बंदा बहुत बलिष्ठ हो जैसे कि शालीन। अगर यहां पर फिजिकल टास्क बैक टू बैक होते तो आई डोंट थिंक कि शिव और शालीन के अलावा कोई भी यहां पर जीत पाता। लेकिन यहां पर शालीन जो कि काफी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके बावजूद इतनी अच्छी उसको एक ऊपर वाले से गिफ्ट मिली है, इसके बावजूद वो किसी भी टास्क को अब तक जीत नहीं पाया है। ये अपने आप में एक कलंक वाली बात तो है। और शिव के सामने जब शालीन नहीं जीत पा रहे हैं, गौतम था वो नहीं जीत पा रहा था, तो निम्रत तो क्या ही जीत पाई है भाई साहब, है कि नहीं? तो इसलिए निम्रत बहुत सेफ साइड होकर के चल रही है। हालांकि निम्रत के पापा काफी ईमानदारी से शिव के सामने भी ये बातें रखते हैं और शिव बड़े खुले दिल से बोल देता है कि हाँ सर 1 महीना बच्चा है, अपना इंडिविजुअल तो खेलना ही पड़ेगा, हाथ ऐसे है तो हाथ खोलना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, वो अपने लिए खेल सकती है। ये बातें बोलना आसान है, लेकिन शिव भी जानता है कि निम्रत अलग नहीं जाएगी। और निम्रत टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड साजिद से बोल भी देती है ना कि साजिद सर अगर मौका पड़ेगा ना तो वो शिव के लिए ट्रॉफी को भी सैक्रिफाइस कर देगी। क्या वाकई में ऐसा करेगी निम्रत? आई हैव माई डाउट्स, लेकिन निम्रत ने अगर बोला है तो फॉर द टाइम बिंग अपन उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने यकीन शब्द का इस्तेमाल किया है तो कुछ देर के लिए जरा यकीन वर्ड के ऊपर ही टिक जाते हैं। साजिद खान बड़ी बड़ी बातें करता है कि तुम लोग यहाँ पर जीतने के लिए आए हो, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, आई ऑलरेडी वन, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। अरे वो भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, तुम यहाँ सिर्फ अपनी इमेज को चमकाने आए थे जो कि तुमने चमका ली है। तुम और अब्दू सिर्फ यहाँ पर एक फिलर, जैसा कि तुमने खुद ने कहा था कि यू बोथ आर लाइक जोकर्स, तो तुम यहाँ पर अपना वही काम कर रहे हो और तुम्हारी तो क्या इमेज साफ हो चुकी है, तो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो और तुम यहाँ पर आई थिंक टॉप 6 के पहले जाओगे नहीं। और तुमसे अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट जो कि शायद तुमसे ज़्यादा डिजर्विंग थे वो निकल चुके हैं, लेकिन तुम अब तक यहीं हो। तो हाँ बिल्कुल हम तुम्हारी बात से सहमत है कि यू हैव ऑलरेडी वन। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शालीन की मम्मी कहती है शालीन से कि टीना की वजह से तुम्हारी और सुंबल की दोस्ती में दरार पड़ी है। और शालीन इतना बेवकूफ़ लगता तो है नहीं जितना वो एक्ट करता है, बट जो भी है, अब जिस तरह से शालीन को एक रियलिटी चेक बैक टू बैक तरीके से मिल रहा है कि भैया टीना जो है इसकी वजह से उसका पूरा गेम जो है वो खराब हो चुका है। और मेकर्स का दिमाग देखिए, एपिसोड को एंड करते हैं उस नोट पर जहां पर शालीन और टीना एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। भाई साहब मतलब इस चीज को हम क्या समझे, सिनेमेटिक तरीके से कहें तो भाई एक दूसरे के रास्ते अलग हो गए। जैसे दीवार पिक्चर का सीन याद है आपको, अमिताभ बच्चन मंदिर से कहीं और निकल जाता है, शशि कपूर मंदिर से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है, मतलब दोनों के रास्ते अलग हो गए, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना। क्या याद रखना, शो खत्म किस्सा खत्म, कौन याद रखता है भाई किसी को। वेल याद से मुझे एक बात और याद आई, ये जो अब्दू के लिए जो एक कॉमेडियन आया है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसे चिक्स पसंद है। वॉज दैट फॉर गर्ल्स? क्या वो लड़कियों के लिए बोल रहा था कि उसे चिक्स पसंद है? भाई मुझे तो ऐसा ही लगा, और बाद में निम्रत ने बोला भी कि ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। अब उसे लड़कियां पसंद है। अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, डबल मीनिंग टाइप का डायलॉग था तो सही, बट चूंकि वो गेस्ट है तो भाई क्या ही बोला जाए फिर।
इन बातों के अलावा इस एपिसोड में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी की जाए। बेहद ही बचकानी टाइप की हरकतें, वो अर्चना का भाई हाँ इंटरटेनिंग था, बहुत बेहतरीन तरीके से उसने एंटरटेन किया। उसके बाद जब स्टैन की अम्मी और ये चले जाते हैं, निमृत के पापा भी चले जाते हैं, गुलशन भी चला जाता है, फिर एंट्री होती है भाई मिस ब्रांड की, फायर ब्रांड मम्मी की। और वो जब कह रही थी मैं टीना को पहचान नहीं पाई, अरे आप टीना को बाहर भी नहीं पहचान पाई और अंदर भी नहीं पहचान पाई, चलो ठीक है यार, पीछे से समझ में नहीं आया कि कौन क्या है, लेकिन क्या हाइट भी नहीं दिख रही थी कि आपको? टीना मतलब बटली से सृजिता की हाइट तो काफी लंबी है ना। और जो अर्चना हंस रही थी वहां पर, लिटरली बता रहा भाई, मेरी खुद की हंसी छूट गई कि यार मतलब इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। टीना की चलो यार बाल वगैरह वैसे होंगे भूरे कलर के, कौन सा कलर था यार, आई डोंट नो, जो भी कलर था, लेकिन हाइट से तो समझ में आता है ना। उसके ऊपर सृजिता और ये निम्रत जस्टिफाई करे, नहीं नहीं सही है सही है, उसकी माँ से गलती नहीं हुई, उसकी माँ से एक्चुअली में गलती हुई थी। और अर्चना ने ये बात पहली फुर्सत में पकड़ ली थी कि हाँ एकला चलो एकला चलो एकला चलो। इस एकला चलो के चक्कर में आंटी जी किसी और ही गली में चलो चलो करके चली गई। शालीन की फटके फलावर हो गई थी क्योंकि फराह खान ने एक झूठ कह दिया था उससे कि शालीन की और टीना की मम्मी का झगड़ा हुआ था। तो शालीन बेचारा फटके फ्लावर वाले मोड में आए। इससे पहले वो बोलता बिग बॉस प्लीज यार रिलीज कर दो, बाथरूम में जाके छुप जाता हूँ। शिव निम्रत सब मजे ले रहे थे इसके, अब्दू भी बहुत मजे ले रहा था इसके। खैर जैसा कि प्रोमो था ऐसा कुछ हमको देखने को मिला नहीं है। टीना की मम्मी ने काफी इंटरटेनिंग तरीके से घर वालों से बातचीत वगैरह की है। हाँ वो टीना को समझा रही थी कि कोई प्यार नहीं होता है, ये कोई प्यार होता है, ये तो ताजा हवा का झोंका है। और एक्चुअली में प्यार मोहब्बत धोखा है बिग बॉस के अंदर यार। जो लोग इस बिग बॉस के अंदर जो प्यार होता है उसे सच्चा मानते हैं। हार्डली कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर बिग बॉस के अंदर का प्यार बाहर जाकर के कंटिन्यू है। अदरवाइज 90 to 95% केसेस ऐसे होते हैं कि बिग बॉस खत्म हुआ, 1-2 साल चल गया तो चल गया, अदरवाइज खलास करो बे, आगे बढ़ जाओ। खैर इसी दौरान शालीन की मम्मी की भी एंट्री हो जाती है। काफी क्लासी डिग्निफाइड लेडी हैं और बेहतरीन तरीके से वो सारे घर वालों के साथ मिलती हैं। टीना भी उनके चरण स्पर्श करती है, काफी ब्लेसिंग देती हैं, आंखों की तारीफ होती है। लेकिन शालीन की मम्मी जिस तरह से कह रही थी कि यार सिबलिंग्स वाला था, बहन भाई का, सुम्बुल और शालीन, लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं लगा? हमारे साथ साथ सलमान को और सुम्बुल के अब्बा जान को भी ऐसा नहीं लगा। लेकिन शालीन की मम्मी चीजों को अलग ही नजरिए से देख रही थी। शालीन की मम्मी बार बार शालीन को समझाती रही कि वो टीना की तरफ से फेक है, गेम है, कुछ भी नहीं है। वहीं टीना की मम्मी भी कमोबेश ऐसा ही कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं, प्यार ऐसे थोड़ी होता है। जब बाहर से हमको सबको ये चीजें दिख रही हैं, सलमान खान हर वीकेंड ये पॉइंट हाईलाइट करते रहे, कुछ फैंस आए थे उन्होंने भी ये चीजें हाईलाइट करी, कुछ कॉल्स आए थे जहां पर शालीन को सस्ता शाहरुख खान बोला गया था, इतने सारे फीडबैक मिले, उसके बावजूद किसी की दिमाग की घंटी ना जले, ये तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात यह है कि शालीन और टीना डे वन से जो डॉली और जूजू ने जो लव स्टोरी वाला एंगल क्रिएट किया था ना, उस रोल को वो यहाँ निभा रहे हैं। जैसे कि शिव की आई ने बोला था ना कि शिव तू रियलिटी शो का है, ये लोग टीवी एक्टर हैं, एक्टिंग करके आ गया है। तो यहाँ पर शालीन काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। टीना तो भाई कलर्स का बड़ा फेस है, बड़ी ब्रांड है, नंबर 1 एक्ट्रेस है, तो वो भी यहाँ पर एक्टिंग ही कर रही थी क्योंकि कोई इतना बेवकूफ तो होता है नहीं और ये निब्बा निब्बी तो है नहीं। दोनों ही टीना और शालीन काफी मैच्योर हैं, काफी ज्यादा दुनिया देखी है इन्होंने, और ऐसे में ये निब्बा निब्बियों की तरह बिहेव करेंगे, आई कैन नॉट बिलीव दैट यार। ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे, सीधी सी बात है। लेकिन अब शालीन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा है जिस तरह से वो टीना से दूर हुआ है। और ये टीना अभी इससे जग्गा के साथ सिर्फ अभी 1-2 वीक से ही बैठ रही है और टीना की मम्मी आके बोलती हैं टीना से कि यार तुमने वो काम कर दिया जो लड़का नहीं कर पाता है, जग्गा थैंक यू सो मच, एक दोस्त को सहारा दिया तुमने। कौन सा दोस्त जग्गा है? आंटी जी आप भी बाहर से देख करके आई हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जग्गा ने ठगा नहीं। यही जग्गा पानी पी पी करके इसको टीना को कोसा करती थी। ये टीना की मम्मी जो कि प्रियंका के गले लग रही थी, काफी उसे थैंक यू बोल रही थी, उन्होंने कितनी खूबी से या सफाई से ये चीजें इग्नोर कर दी कि अभी 2-3 दिन पहले ही वीकेंड पर इस प्रियंका ने हाथ उठाया था कि टीना फेक है। टीना मतलब आप देखिए कि शालीन कुछ भी बोलता था तो चढ़ पड़ती थी, शालीन बनौर तुमने हाथ क्यों उठाया, ऐसा क्यों बोला। लेकिन ये प्रियंका जिसने फेक के लिए हाथ उठाया था, क्या जुगलबंदी फेविकोल का जोड़ लगा है भाई साहब, छूट ही नहीं रहा है। और ये महान महिला जब महान है, बलिदानी है, टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, वो टीना जैसी फेक लपड़ झंडे का साथ नहीं छोड़ना चाहती, चिपक के बैठी हुई है भाई साहब। लेकिन इस चीज को जग्गा फैंस दोस्तियां निभाई जा रही है, दोस्तियां निभाई जा रही है, कभी तो सच का साथ दे दो, कभी तो खुलकर खेल लो। नहीं, दोस्तियां कोई और निभाए तो गलत है, लेकिन ये फेक महिला किसी दूसरी फेक महिला के साथ दे तो वो बॉन्ड है, वो रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। मैं एक्चुअली में उन लोगों को ढूंढना चाहता हूं जो तकरीबन 1.5 या पौने 2 महीने पहले बड़ी बड़ी डींगे फेंका करते थे। देखा बिग बॉस की 3 चार्लीज एंजल्स, 3 स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली वुमेन्स, अर्चना, सौंदर्या और प्रियंका, वाओ बेस्टीज फॉर एवर,
कहाँ गया वो बेस्ट इज फॉरएवर वे। टीना दत्ता और शालीन को अपनी झंडली में लाने के लिए इतनी बेताब थी ये जग्गा कि अपनी बेस्ट इज फॉरएवर को किक मार दी, लात मार दी। तो क्या गारंटी है कि ये टीना को लात नहीं मारेगी जब गौतम को लात मार सकती है। गौरी को एक फूल दिया था बस, और वो भी आई थिंक सौंदर्या ने दिया था। तो सहूलियत की दोस्ती करने वाले की दोस्ती कितनी रियल होगी, कितनी महान, कितनी ट्रू रियल फॉर अ रियलिटी शो होगी, ये तो कोई देश का बच्चा भी समझ सकता है। खैर, इन बातों के अलावा इस एपिसोड में डिस्कस करने के लिए और क्या था यार डिस्कस करने के लिए। माहीन आई, माहीन को छोड़ दो, शालीन सबको लेकर के ड्राइंग रूम में आ जाओ, क्या लिविंग रूम में आ जाओ, और अब्दू के पापा का वीडियो मैसेज, फिर अब्दू के लिए वीडियो कॉल, उसका लग्जूरियस विला, क्या ज़बरदस्त बना भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। मुझे ऐसा लगा था कि अब्दू को कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है, तो शायद अब्दू को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी अपडेट दी थी कि अब्दू जा रहा 12 तारीख को। अब जा रहा है या नहीं हमें तो नहीं पता। अच्छा, हम बाहर की बात कर ही रहे हैं तो जरा चोमो चूसलियन कंपनी के वोटिंग ट्रेंड को देख लो भाई साहब। 36,000 व्यूज, वोटिंग ट्रेंड, एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड। निम्रत के ऊपर आया खतरा। कौन सी निम्रत के ऊपर खतरा बे? निम्रत के पापा बोल गए कि निम्रत को पुश किया जा रहा है। पिछले वीक एग्जैक्ट बवाल वोटिंग ट्रेंड, इस वीक वापस से वोटिंग ट्रेंड, और 36,000 चमन चिंदी चूतिए लोगों ने वो वोटिंग ट्रेंड देख भी लिए। हमारे देश में चूतियों की कमी नहीं है भाई साहब, एक ढूंढो 36,000 मिल जाते हैं। और इन 36,000 चूतियों को चूतिया कैसे बनाया जाता है, ये कोई चौमो चूतिया चूसली या फिर अशुद्ध अंकल और ऐसी करके वो कौन थी एक फीमेल, उन लोगों से सीख लीजिए। मतलब वासीपुर का डायलॉग एक रियलिटी बन चुका है कि जब तक इंडिया में सिनेमा है, टीवी है, बिग बॉस है, लोग चूतिए बनते रहेंगे। और कैसे बनते रहेंगे, ये एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड वालों से सीख लीजिए। दुनिया को पता है कि बिग बॉस में वोटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि माधुरी दीक्षित के गले में ये दुपट्टा, लेकिन इसके बावजूद लोगों को लगता है कि उनके वोट्स किसी को आगे पुश करेंगे। भाई गलतफहमी हो तो ऐसी हो। चलिए, इसी नोट पर ये कर देता हूं मैं वीडियो खत्म। आपके क्या ओपिनियन है इन तमाम बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।